Managerial and financial analysis. लेक्चर नंबर 2। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया, सब्जेक्ट को थोड़ा सा जानने की कोशिश की और हमने देखा क्या कंटेंट्स हैं, किस एरिया से क्या क्या कितने मार्क्स का पेपर अपीयर होता है। जो कि सारी बकवास, क्यों जब तक सिलेबस पढ़ेंगे नहीं तब तक जान के भी कोई फ़ायदा नहीं है कि किस एरिया से कितने मार्क्स का पेपर अपीयर होता है। ठीक है, सिलेबस पढ़ने के बाद इन चीज़ों को दोबारा से देखेंगे कि हाँ ये हमने सिलेबस में ये एरिया पढ़ा है तो इसकी कितनी वेटेज है। और वैसे भी पेपर 100% कंपलसरी है, चॉइस तो है नहीं कि हम एक एरिया कर लें दूसरा छोड़ दें, तो ऐसा तो है नहीं, करना हमने सारा है। ठीक हो गया, तो इसलिए सारा का सारा हमारे लिए रेलिवेंट है। अच्छा, हम सिलेबस को कवर करेंगे, टोटल 17 चैप्टर्स हैं। एक सीक्वेंस से हम नहीं चलेंगे, हम मिक्स करके चलेंगे। लाइक एक सीक्वेंस से चलें तो पहले 9-10 चैप्टर सिर्फ थ्योरी है, तो अगर हम वहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो बोरिंग काम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम न्यूमेरिक थ्योरी कंबाइन करके चलते जाएंगे। ठीक हो गया, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं MFA का जो सबसे औखा चैप्टर है, चैप्टर 14। चैप्टर 14 सबसे औखा पहले करेंगे, क्यों? अभी दिमाग फ्रेश है, अभी दिमाग चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहता है। जब तक पिछला रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक तो सब कुछ हैप्पी, सब कुछ ग्रीन सिग्नल है। हाँ, वो रिज़ल्ट आने के बाद फिर ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, दुख लग जाते हैं, परेशानियाँ हो जाती हैं, पछतावे हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी दिमाग फ्रेश है, तो इसलिए औखा टॉपिक हम अभी कवर करेंगे। चैप्टर 14 जिसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कि एक बिजनेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं। हाँ, वो रिस्क क्या होते हैं वो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, और उन रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम देखेंगे। तो एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है। क्या रिस्क फेस करना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या? हमने सपोज 3 माह बाद एक प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करना है और प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास पैसा पूरा नहीं है, हमने लोन लेके स्टार्ट करना है। लोन लेना है तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आजकल कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट लो चल रहे हैं। हमने लोन लेना है 3 माह बाद, तो रिस्क है कि कहीं 3 माह बाद इंटरेस्ट रेट हाई ना हो जाए। क्यों? हालात कोरोना के बाद बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं दुनिया में। क्या ख्याल है? तो रिस्क है कि 3 माह बाद जब हम लोन लेने जाएंगे तो इंटरेस्ट कहीं हाई ना हो जाए। रिस्क है। क्या ख्याल है? इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ेंगे। क्यों? आज लोन लेने का फ़ायदा नहीं, आज लोन ले लिया तो 3 माह वो पैसा पड़ा रहेगा, उसके ऊपर उल्टा इंटरेस्ट भी हम देंगे तो फ़ायदा नहीं है। क्यों? लोन तभी लेना है ना जब हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, उससे पहले लेके रख लेना तिजोरी में कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल में हमने कॉस्ट बेयर करनी है। तो 3 माह बाद लोन लेना है, लेकिन रिस्क है कि 3 माह बाद इंटरेस्ट रेट हाई ना हो जाए। या हमने देखा जी कि हमने कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। क्यों? आज इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रहे हैं, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या हम किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें या बैंक में डिपॉजिट कर दें। प्रोजेक्ट में उतना रिटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा जितना बैंक में डिपॉजिट करने का नज़र आ रहा है, तो हमने सोचा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। क्यों? आज इंटरेस्ट रेट हाई है, लेकिन रिस्क है कि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट लो हो गए तो ये प्रोजेक्ट वाली अपॉर्चुनिटी भी हमारी लॉस्ट हो जाएगी। क्यों? तब तो हम इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, तो उस सूरत में हमारा रिटर्न कम भी हो सकता है। ये क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क। डिपॉजिट की सूरत में फ्यूचर का रेट अगर लो हो गया तो रिस्क है, बारो की सूरत में अगर फ्यूचर का रेट हाई हो गया तो रिस्क है। ये रिस्क को कैसे मैनेज करना है इस चैप्टर में। ठीक हो गया? इस तरह से
कुछ और भी रिस्क है, लाइक कमोडिटी रिस्क है। हमें एक कमोडिटी जो है वो बाय करनी है 3-4 माह बाद। आज उस कमोडिटी का रेट कम है, लेकिन उस कमोडिटी की ज़रूरत हमें 4 माह बाद है, तो रिस्क है कि 4 माह बाद रेट कहीं ज़्यादा ना हो जाए। क्या करें, तो इस रिस्क को कैसे मैनेज करना सीखेंगे। ये हमारे पास एक कमोडिटी पड़ी है, अभी मार्केट उसकी अच्छी नहीं है, उसकी मार्केट मीन उसका सीज़न आएगा कोई 6 माह बाद, लेकिन रिस्क है कि आज तो रेट बड़ा अच्छा चल रहा है, 6 माह बाद कहीं रेट कम ना हो जाए अगर मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा आ गई। क्या करें, तो ये भी एक रिस्क है जिसे क्या नाम देंगे, कमोडिटी का रिस्क। लेकिन मेनली ये जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो पढ़ना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, या गुड्स अपनी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है कि फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन जो है, मीन डॉलर का रेट चेंज होने से फ्यूचर में हमारा नुकसान हो सकता है। इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, हमें 3 माह बाद बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, इसमें 3 माह बाद हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है। फॉरेन करेंसी में जब पेमेंट करनी होती है तो कैसे करनी होती है, फॉरेन करेंसी बाय करके हमें पेमेंट करना होती है। मीन हम डॉलर बाय करेंगे, रुपीज़ दे के डॉलर बाय करके बाहर पेमेंट करेंगे। तो डॉलर का रेट पिछले कोई 3 साल से बढ़ रहा है, एवरी वीक 4-5 रुपये बढ़ा होता है। तो रिस्क है कि आज तो रेट है सपोज 183, तो 3 माह बाद ये अगर 200 क्रॉस कर गया, क्या कह रहा है, हमारी इंपोर्ट हमें महंगी पड़ सकती है। इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम सीखेंगे आज से ऑनवर्ड। या हमने कोई बायर एक्सपोर्ट की है जिसकी पेमेंट हमें कस्टमर से मिलनी है 3 माह बाद, 3 माह बाद हमें क्या मिलने हैं, रिसीव होनी है फॉरेन करेंसी में डॉलर। हमने क्या वो डॉलर लेके रख लेने, नहीं, हमने तो उसे यूज़ करने के लिए अपने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना। और रुपीज़ में जब कन्वर्ट करेंगे तो अगर तो ऐसे ही हालात डॉलर के चाह रहे हैं फिर तो फ़ायदा है, फिर कोई रिस्क नहीं है, फिर मज़ा है। लेकिन अगर इमरान खान की गवर्नमेंट रुक गई और उसने कोई अच्छे काम कर दिए और डॉलर नीचे आ गया, जो कि कह भी रहा मैं डॉलर नीचे ले आऊँगा, या ये चला गया इसहाक डार आ गया, उसने कुछ जादू की छड़ी चलाई, डॉलर नीचे आ गया, तो फिर 3 माह बाद हमारा नुकसान भी हो सकता है। क्या कहना, तो पेमेंट की सूरत में डॉलर बाय करना है तो रेट ज़्यादा होने की सूरत में रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क, पैसे से रिलेटेड रिस्क। क्या कहना, रसीद की सूरत में 3 माह बाद डॉलर लेके हमने सेल करना है तो रेट कम होने की सूरत में हमारा नुकसान हो सकता है। ये भी क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी में एडवर्स मूवमेंट की वजह से हमें रिस्क फेस करना पड़ रहा है, इसे क्या नाम देंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये बात समझ आती, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है क्या। हाँ, मीन डॉलर में एडवर्स मूवमेंट की सूरत में, पेमेंट की सूरत में अप एडवर्स मूवमेंट है, डाउन एडवर्स मूवमेंट नहीं है हमारे लिए। फॉरेन करेंसी में रसीट है फ्यूचर में, क्यों एक्सपोर्ट की है, तो डाउन हमारे लिए एडवर्स मूवमेंट है, अप हमारे लिए एडवर्स मूवमेंट नहीं है। तो एडवर्स मूवमेंट की सूरत में जो हमें रिस्क फेस करना पड़ेगा उसे क्या नाम देंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब ये कैसे काम करता है, कैसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होती है वो सीखेंगे हम। रेट हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पे हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं वो आज सीखेंगे। और फिर देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कैसे करना है, उसके कोई 3-4 हेजिंग फेज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। सपोज आज हमें जो है वो क्या करना है कि $1000 की पेमेंट करनी है। हमने कहीं से कोई माल ख़रीदा या ख़रीदना चाह रहे हैं
उस माल की हमने देखा, उसने कहा जी $1000 प्राइस है, तो हमें $1000 जो है वो पे करना है। कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी है तो पे करने के लिए हमारे पास क्या है, रुपीज़। हमने उसे कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, डॉलर में। कहाँ से डॉलर कन्वर्ट होगा, बैंक से या एक्सचेंज से। एक्सचेंज, बैंक से भी हो सकता है, एक्सचेंज नॉर्मली कहाँ से होता है, एक्सचेंज से। मीन हम एक्सचेंज जाएंगे जी, हमें $1000 चाहिए, रेट दो, या फ़ोन करेंगे $1000 चाहिए, रेट दो। उसने कहा जी कि डॉलर का जो रेट है वो है 183.30 टू 184.70। एक्सचेंज से जब रेट लेना, इस तरह के दो रेट मिलते हैं, 183.30, 184.70। इन $1 इतने का है। हमने रेट देके दो, शायद ये कोई नए डॉलर होंगे, ये कोई पुराने डॉलर होंगे, क्या कहना है। अब हमारी तो कोशिश होगी कम से कम रेट। हमने क्या किया, इस रेट के अकॉर्डिंगली $1000 को कन्वर्ट किया, उतने रुपीज़ बैंक से निकलवा के हम एक्सचेंज वाले के पास चले गए, ये ले $1000 दे। नहीं, इस रेट पे अभी तुझसे फ़ोन पे पूछा है, तूने ये रेट दिया, तो कहेगा नहीं मैंने इस रेट पे नहीं, मैंने इस रेट पे नहीं। क्यों? वो कहता है कि ये जो रेट है ये है बाय का रेट, और ये जो रेट है ये है सेल का रेट। तो हमने कहा क्या ये है बाय का रेट, तो मैं बाय ही तो कर रहा हूँ, ये ले $, दे। कहेगा नहीं, ये रेट कहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी दीवार पे। किसकी तरफ से है, मेरी तरफ से। तो मैं डॉलर तुझसे अगर बाय करूंगा तो इतने में बाय करूंगा, और तुझे अगर सेल करूंगा तो इतने में करूंगा। तो तूने बाय करना है, मैंने सेल करना है, मीन ये रेट मैंने ऑफर किया, तूने नहीं मुझे ऑफर किया। इसलिए इंसान का बच्चा बन, इस रेट पे डॉलर तू लेगा, इस पे नहीं। क्यों? ये मेरा बाय का रेट है कि मैं तुझसे डॉलर बाय करूंगा तो इतने पे बाय करूंगा, मैं तुझे सेल करूंगा और तू बाय करेगा, तो फिर रेट ये अप्लाई होगा। तो अगर यही हमारा बाइंग रेट हो, फिर तो हम ये काम करना शुरू कर दें, इतने पे डॉलर बाय करें, इतने पे सेल कर दिया करें। नहीं, एक्सचेंज का ये बाय है और एक्सचेंज का ये सेल है। मीन हम उसे डॉलर बेचने जाएंगे तो बाय इस पे करेगा, मीन कम रेट पे। हम खरीदने जाएंगे, वो सेल करेगा तो किस रेट पे सेल करेगा, इस रेट पे। ये बात समझ आती है। ये जो रेट उसने हमें दिया, इसे नाम दिया जाता है स्पॉट रेट का। क्या नाम दिया जाता है, स्पॉट रेट। व्हाट इज स्पॉट रेट? करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन। करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन। अभी का रेट है, अभी इमीडिएटली ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए, मीन डॉलर खरीदने या बेचने के लिए, कुछ देर बाद नहीं, अभी का रेट है। हमने कहा चल ठीक है यार, मुझे तो $1000 चाहिए, मैंने प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, ये ले इस रेट पे, इतने ये रुपीज़ हैं, मुझे डॉलर दे दे। हमने $1000 लिए, आके सप्लायर को कहा ये ले भी $1000, मेरी वो चीज़ दे मुझे। उसने कहा वो तो बिक गई। क्यों यार, मैं भी तुझसे पूछ रही हूँ। हाँ लेकिन तूने ओके नहीं की थी, मैं तो ऑनलाइन बैठा हूँ, वो बिक गई। तो नेक्स्ट दे दे मुझे, नेक्स्ट कब आएगी? उसने कहा 1 माह बाद आएगी। तब क्या करें, 1 माह डॉलर लेके बैठे रहें? नहीं, हमने अपने बिजनेस से निकाला है, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज से निकाला है। हम क्या करेंगे, वापस एक्सचेंज के पास जाएंगे, यार ये $1000 तो उसे लेके गया था, हाँ तो देख घंटा भी नहीं हुआ, ये रख ले, मेरे पैसे वापस दे दे। तो ठीक है, मैं इस रेट पे पैसे दूंगा। क्यों भाई, देख तूने मुझसे बाय किया था, मैंने सेल किया, तो नहीं गिरा ये रेट। अब तू सेल करना चाहता है, मैं बाय करूंगा तो किस रेट पे, इस रेट पे। क्यों? मेरा भाई काम ही यही है, मैंने अपने खर्चे इसी से तो निकालने।
तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेट पे डॉलर सेल करना पड़ेगा। ये बात समझाती है। इन एक्सचेंज वाले से जब भी डॉलर एक्सचेंज करने जाएं, बाय करने जाएं या सेल करने जाएं, तो हमें दो रेट देते हैं, एक बाय रेट और एक सेल रेट। सेल रेट किसका, एक्सचेंज वाले का, हमारा नहीं, हमारा बाइंग रेट क्या कहलाए। और बाय रेट किसका, एक्सचेंज वाले का, वो हमसे बाय करेगा, हमसे डॉलर खरीदेगा, मीन हम सेल करेंगे तो इस रेट। इसमें यहाँ से एक बात समझ आती है कि अगर हम डॉलर बाय करने जाएंगे तो हमें हाई रेट चार्ज करेगा वो। अगर हम डॉलर बाय करने जाएंगे तो वो हमें हाई रेट चार्ज करेगा, और अगर हम डॉलर सेल करने जाएंगे तो वो हमें लो रेट चार्ज करेगा। दिस मीन अगर हमने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, तो डॉलर बाय करने हैं या सेल करने हैं, बाय करने, बाय करने। तो बाय करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगी, मीन हमें पे करना पड़ेगा मोर। अगर हमने फॉरेन करेंसी में कोई रसीट ली, डॉलर हमारे पास आए, तो हम क्या करेंगे, उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए डॉलर सेल करेंगे। सेल करने जाएंगे तो इस रेट पे सेल होगा, क्या कहला है, दिस मीन उसमें हमें क्या मिलेगा, रिसीव लेस, रिसीव लेस। यहाँ तक बात समझाती है। पे मोर रिसीव लेस, पे मोर रिसीव लेस, मीन डॉलर में पेमेंट करनी है, डॉलर बाय करने हैं, तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगी। मीन दो रेट दिए तो दोनों रेट पे कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे बन रही है, वो वाला रेट हमें अप्लाई होगा। तो रसीट है फॉरेन करेंसी में, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उस डॉलर को सेल करना है। उस डॉलर को क्या करना है, सेल करना है अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर दो रेट बैंक में दिए हैं तो दोनों पे अगर हम उस डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कौन से पैसे मिलेंगे, ज़्यादा वाले या कम वाले, कम वाले, मीन रिसीव लेस। ठीक है, ये सारी राम कहानी बताने का मकसद क्या था, सिर्फ ये दो गोल्डन रूल जो है वो देखना, पे मोर रिसीव लेस। मीन पेमेंट आपने इंपोर्ट की है, बाहर से कोई चीज़ बाय की है, तो सूरत में आपने डॉलर पे करना है, तो पे करते वक्त पे मोर। एक्सपोर्ट की है, बाहर कोई चीज़ सेल की है, उसके अगेंस्ट आपको डॉलर मिले हैं, या आपकी फूफो बाहर से आई है, उसने आपको डॉलर दिए हैं, तो आप डॉलर बेचने गए हो, तो बेचने गए हो तो सूरत में आपको क्या मिलेगा, रिसीव लेस। ठीक हो गया। और अब जब जाते हैं एक्सचेंज पे तो हमें जो रेट देते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, स्पॉट रेट। स्पॉट रेट, स्पॉट रेट का मतलब क्या है, करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन। करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन, थोड़ी देर बाद जाओगे, मीन सुबह गए तो ये रेट था, उसके बाद दिन में 1 बजे जाओगे तो रेट कुछ और होगा, शाम में जाओगे तो रेट कुछ और होगा। क्यों, मार्केट के अंदर ये रेट फ्लक्चुएटिंग होते हैं ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर। डॉलर के रेट फ्लक्चुएट होते हैं ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर। ये डॉलर की डिमांड चल रही है, ये डॉलर की सप्लाई चल रही है, तो ये एक प्राइस ऑफ डॉलर में डॉलर का रेट चल रहा है। मार्केट के अंदर अगर सप्लाई उतनी है डॉलर की, वो नहीं चेंज हुई, और डिमांड बढ़ गई, क्यों, लोगों ने बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना ज़्यादा कर दी, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे अप्लाई हुआ, तो डॉलर की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये पाकिस्तान में डॉलर क्यों बढ़ रहा है भाई, इंपोर्ट ज़्यादा है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। अपने पर्सनल लेवल पे देखो, पिछले 3-4 सालों में 20,000 के मोबाइल से 2,20,000 के मोबाइल पे आप आगे आयो नहीं आयो, आए हो। अपना मोबाइल आज से 3 साल पहले वाली की प्राइस देखो और आज वाले की प्राइस देखो। मोबाइल के साथ एक्सेसरीज जितनी आज आप यूज़ कर रहे हो 3 साल पहले यूज़ नहीं कर रहे थे। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, बाहर से। इंपोर्ट ये हमारी पर्सनल लेवल पे है, पूरे कंट्री लेवल पे बिजनेसेस की इंपोर्ट बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन। एक्सपोर्ट आप क्या करते हो, कुछ करते हो नहीं, बिजनेसेस भी नहीं कर रहे।
क्यों? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं हो रही कि बाहर एक्सपोर्ट की जा सके। तो सूरत में, इंपोर्ट की सूरत में डॉलर की क्या है डिमांड, क्यों? पेमेंट करनी है ना बाहर, इसलिए डॉलर ऊपर 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 जा रहा है। गवर्नमेंट ने ऊपर कर दिया, डॉलर महंगा कर दिया, इस रास्कल ने आके डॉलर महंगा कर दिया, उसका क्या कसूर? आप अपने आप को तो देखो, आपने इंपोर्ट क्या कम किए हैं या बढ़ाई हैं? एक्सपोर्ट क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। ये कौम एक माह अगर इंपोर्टेड चीज़ें लेना बंद कर दे, सिर्फ एक माह, डॉलर 100 से भी नीचे आ जाएगा। लेकिन नहीं, मर जाएंगे ना, मर जाएंगे ना, क्या कह रहा? तो ये डॉलर का रेट ऊपर क्यों जाता है? डिमांड बढ़ने की वजह से। हाँ, अगर हमने डॉलर की सप्लाई ज़्यादा दे दी, डॉलर की सप्लाई ज़्यादा दे दी, कहाँ से? कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास पड़े थे, हमने वो डॉलर मार्केट में फेंक दिया, तो उससे क्या हुआ? मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई ज़्यादा होगी, और सप्लाई ज़्यादा होने से सप्लाई कर्व यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या कहला है? तो प्राइस कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। तो डॉलर का रेट जो फ्लक्चुएट होता है, ये डॉलर की डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। बाहर से डॉलर आए तो सप्लाई आ गई, बाहर डॉलर देने हैं तो बाय करना है, तो डिमांड है, तो डिमांड की सूरत में डॉलर क्या होगा? आप जाएगा। क्या करा? सो हमने देख लिया कि स्पॉट रेट क्या है, करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन। डॉलर कैसे कन्वर्ट होता है, हमारे पास है तो कैसे कन्वर्ट होगा? किस रेट पे? रिसीव लेस, और अगर हमने बाय करना है तो पे मोर। ठीक हो गया? व्हाट इज एक्सचेंज रेट? व्हाट इज एक्सचेंज रेट? A rate at which one currency can be exchanged with another currency. A rate at which one currency can be exchanged with another currency, उसे क्या नाम देंगे? एक्सचेंज रेट का। डॉलर का एक्सचेंज रेट है, पाउंड स्टर्लिंग का एक्सचेंज रेट है, जैपनीज येन का एक्सचेंज रेट है, इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट है, बांग्लादेश टका का एक्सचेंज रेट है, चाइनीज़ युआन का एक्सचेंज रेट है, तुर्की के लीरा का एक्सचेंज रेट है। मीन जहाँ पे हमारा रुपी किसी दूसरी करेंसी एक्सचेंज होगा, उसे क्या नाम देंगे? एक्सचेंज रेट। अ रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद एन अदर कंट्रीज करेंसी, यूँ भी बात की जा सकती है। क्या कह रहा? क्यों? वन करेंसी, अमेरिका का भी डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर है, कनाडा का भी डॉलर है। क्या कह रहा? तो फिर डॉलर डॉलर नहीं, कैनेडियन डॉलर अमेरिकन डॉलर में एक्सचेंज होगा, तो हम यूं भी कह सकते हैं अ रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद एन अदर कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट और एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। थोड़ी थोड़ी साथ हम थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? ऐसा एक्सचेंज रेट जो चेंज होता है ड्यू टू फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो होता है ड्यू टू फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लाइक पाकिस्तान में जितने भी एक्सचेंज रेट हैं वो क्या है? फ्लोटिंग है। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है कि कुछ कंट्रीज ने अपनी करेंसी को अगेंस्ट अदर करेंसी रेट फिक्स किया हुआ है। आज से कोई 12 साल पहले मैं दुबई गया था, तब भी एक दिरहम 3.65 डॉलर का था, नहीं एक डॉलर 3.65 दिरहम का था। आज भी वहाँ पे एक डॉलर 3.65 दिरहम का है। सऊदी रियाल अगेंस्ट डॉलर भी फिक्स है रेट, पिछले 20 सालों से वही एक ही रेट चल रहा। इसे क्या नाम देंगे?
ये डिमांड सप्लाई के थ्रू नहीं, गवर्नमेंट ने थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू क्या किया हुआ है, एक्सचेंज रेट को फिक्स किया हुआ है, मीन फ्लक्चुएट होने ही नहीं देते। मीन इन गवर्नमेंट ने क्या किया, यूएई या सऊदीया ने इतने डॉलर के रिजर्व अपने पास रखे हुए हैं कि जैसी थोड़ी सी डिमांड बनती है सप्लाई दे देते हैं रिजर्व से, जैसी थोड़ी सी सप्लाई आती है मार्केट में बाय करके रिजर्व में रख लेते हैं ताकि डॉलर का रेट फ्लक्चुएट हो ही ना, और वहाँ पे क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मीन डिमांड सप्लाई के थ्रू नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू जो है वो रेट को मैनेज करना, ये क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट। और फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई लाइक इन पाकिस्तान जो हो रहा है वो क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसाक डार साहब ने अपने दौर में डॉलर को मेंटेन किया हुआ था। कैसे मेंटेन किया हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनके पास थे, उसके थ्रू मेंटेन किया हुआ था। लेकिन डॉलर की डिमांड बढ़ती गई, वो रिजर्व से पैसा निकालते गए, डॉलर की डिमांड बढ़ती गई, रिजर्व से पैसा निकालते गए, एक टाइम आया रिजर्व ख़त्म हो गए, ज़ीरो हो गए। और उसके बाद डिमांड बन रही है लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्यों, आपके पास रिजर्व नहीं पड़े, रिजर्व पड़े हो तो आप थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन रिजर्व नहीं। तो एक्सचेंज रेट, a rate at which one country's currency can be exchanged with another country's currency, दो तरह के होते हैं, फिक्स और फ्लोटिंग। फिक्स मीन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू फिक्स कर लेना, लाइक यूएई या सऊदीया ने जो डॉलर का रेट फिक्स किया हुआ है, किसी एक कंट्री की करेंसी के साथ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कंट्री की करेंसी के साथ भी हो सकता है। और फ्लोटिंग, फॉरेन एक्सचेंज चेंज हो रहा है ड्यू टू फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। हम जब जाते हैं ना एक्सचेंज पे, डॉलर का रेट लेने हम गए तो उसने कहा जी कि ये है हमारा स्पॉट रेट, साथ उसने कहा जी कि एक हमारे पास है 1 मंथ फॉरवर्ड रेट भी। कौन सा रेट, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। और वो उसने क्या दिया जी, सपोज 190.70 टू 191.50। ये क्या, हमने अगर डॉलर आज बाय करने हैं तो हम बाय करेंगे स्पॉट रेट। हमने सपोज डॉलर बाय करने हैं 1 मंथ बाद, तो एक्सचेंज वाले आपको 1 मंथ बाद का भी रेट दे रहे होते हैं। वो क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि आज अपने रुपीज़ हमें देके या रुपीज़ दिए बिना हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर लो, 1 मंथ बाद हम आपको डॉलर इस रेट पे देंगे। 1 मंथ बाद डॉलर का रेट बेशक 200 हो, बेशक 180 हो, हम आपको डॉलर कितने पे देंगे, 190। ये क्या है, एक वे है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने का। क्या कह रहा है, हमारी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद 1 मंथ तक डॉलर जैसे बढ़ रहा है, हर वीक को 3-4 रुपये बढ़ रहा है, तो हो सकता है 200 क्रॉस कर दो, तो हम इस तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अब ये क्या है, फॉरवर्ड रेट। ये क्या है, फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट हुआ क्या, करंट रेट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। आज आपको रेट मिल गया कब का, 1 मंथ बाद की डॉलर बाइंग में फ्यूचर ट्रांजैक्शन का। स्पॉट रेट क्या था, करंट रेट फॉर इमीडिएट ट्रांजैक्शन, फॉरी ट्रांजैक्शन, आपने अभी बाय सेल करना है तो वो रेट है। ये क्या है, करंट रेट मीन आज का रेट आपको दिया गया है फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। फ्यूचर कितना टाइम पीरियड, 1 मंथ बाद का टाइम पीरियड। एक्सचेंज पे गए, उसने कहा जी कि ये जो है वो 1 मंथ नहीं 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट है, जिसमें करंट रेट है फॉर आफ्टर 3 मंथ्स ट्रांजैक्शन। ये बात समझ आती है? चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखते हैं,
फिर आगे हम चीज़ों को औखा 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 करते चले जाएंगे। कल एक काम कहा था मैंने आप लोगों को, बड़ा इम्पोर्टेंट काम, ज़िंदगी बनाने के लिए या ज़िंदगी तबाह करने के लिए, क्योंकि आज उसके ऊपर काम करने का टाइम आ गया। जी क्वेश्चन नंबर 1 मिलता है हमें? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट हाउ मच स्टर्लिंग एक्सपोर्टर। अब हमें कुछ कंट्रीज़ की ना करेंसी का भी पता होना चाहिए ये टॉपिक डील करने के लिए। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाक रुपी, PKR उसको बोलते हैं या रुपीस बोलते हैं। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। क्या कह रहा? यूके की करेंसी क्या है? पाउंड या स्टर्लिंग। ठीक हो गया? वो लव वाला L उसके अंदर एक लाइन लगा दो। ठीक हो गया? यूरोप की करेंसी है, यूं E बना के उसके अंदर यूं एक लाइन लगा दो। जापान की करेंसी है, Y लिख के उसके अंदर यूं एक लाइन लगा दो। ठीक हो गया? बांग्लादेश की करेंसी क्या है? पता नहीं इसका क्या साइन है, लेकिन हम टका लिख लेंगे। पाकिस्तान की करेंसी PKR। इंडिया की करेंसी इंडियन रुपीस। चाइना की करेंसी युआन। तुर्की की करेंसी लीरा। कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो कैलकुलेट हाउ मच स्टर्लिंग एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर बेचने वाला या खरीदने वाला, इसे फॉरेन करेंसी मिलेगी या इसने पे करना होगी? मिलने के बाद इसने सेल करनी होगी, बाय करना होगी? सेल करना होगी। सो कैलकुलेट हाउ मच स्टर्लिंग एक्सपोर्टर्स वुड रिसीव और हाउ मच स्टर्लिंग इंपोर्टर्स वुड पे। दोनों की बात हो रही है। इंपोर्टर जिसने फॉरेन करेंसी बाय करनी है और एक्सपोर्टर जिसने फॉरेन करेंसी लेके सेल करनी है। इग्नोरिंग बैंक्स कमीशन, इसमें बैंक के कमीशन नहीं आपने कंसीडर करनी। मीन नेट आपने सॉरी ग्रॉस आपने देखना है कितना आपको जो है वो फॉरेन करेंसी सेल करने पे मिलेगा या बाय करने पे देना पड़ेगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इफ दे वर टू एक्सचेंज करेंसी एंड स्टर्लिंग एट द स्पॉट, A UK exporter receive a payment from a Danish डेनमार्क के लोगों को बोला जाता है डैनिश, और डेनमार्क की करेंसी है क्रोन, KRONE। So a UK exporter receive a payment from Danish customer of 150,000 kroner। इन यूके का एक एक्सपोर्टर है, इन आप यूके में बैठे हो, पाकिस्तान में नहीं बैठे, और आप एक्सपोर्ट करते हो कहाँ पे? डेनमार्क में, और डेनमार्क से आपको 150,000 जो है वो क्रोन मिले, तो आपने क्या करना है? इसको यूके पाउंड में अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करना है ना। क्या कह रहा है? तो देखना है कितने बनेंगे ये आपके पाउंड। अगर स्पॉट रेट जो है वो डैनिश टू पाउंड जो है वो ये हो, डैनिश टू पाउंड ये हो, इसका मतलब क्या है कि 1 पाउंड इतने डैनिश का है। ये डिवीजन के बाद जो बेस होती है करेंसी वो होती है 1। ठीक हो गया? और उससे पहले वाली क्या है? नंबर में है, मीन 9.4340 क्रोनर टू 1 पाउंड, या फिर 9.5380 क्रोनर टू 1 पाउंड। अब हमें 2 रेट दे दिए हैं।
लॉजिकली देखा जाए तो हमने क्या करना है, रिसीव करनी है करोनर, रिसीव करने के बाद हमने क्या करने हैं, सेल करने हैं किसको, एक्सचेंज वाले को, एक्सचेंज वाले ने क्या करना है, बाय करना है। तो किस रेट पे वो बाय करेगा, इस रेट पे बाय करेगा। लेकिन पेपर के अंदर बैठे हुए आधे से ज़्यादा स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए हम क्या क्या करेंगे, जब भी दो रेट लिए जाएंगे दोनों पे अपनी कैलकुलेशन क्या करेंगे और उसके बाद देखा करेंगे पेमेंट है तो पे मोर कहाँ से आ रहा है वो अमाउंट ले लिया करेंगे, और अगर रिसीव है तो रिसीव लेस कहाँ से आ रहा है वो अमाउंट आंसर ले लिया करेंगे। मीन हमने करना क्या है कि 150,000 जो क्रोन मिले हैं ये कितने पाउंड होंगे, इन एक्सचेंज पे जाके जब एक्सचेंज करेंगे तो ये कितने पाउंड बनेंगे वो हमने निकालने हैं, मीन पाउंड निकालने हैं। अब उसने दो रेट दिए हैं, क्या कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेज को जो है वो दो हाफ में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये हमारा स्टोर पेज है, इसको हम दो हाफ में यूँ डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, एक तरफ है हमारे पास क्रोन और एक तरफ है हमारे पास पाउंड, एक तरफ है हमारे पास क्रोन और एक तरफ है हमारे पास पाउंड। दोनों कैलकुलेशन करेंगे दोनों रेट में। पहला रेट अगर देखें तो एक पाउंड जो है वो कितने क्रोन के इक्वल है, 9.434। हमें कितने करोन मिले हैं, 150,000 करोन। हमने फाइंड करने हैं पाउंड, ऐसी क्या कहना, यूँ लिख के हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक तरफ आ गया क्या, 9.434x इज इक्वल टू 1 इंटू 150,000। x इज इक्वल टू व्हाट, 150,000 डिवाइडेड बाय 9.434। तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा कितना, 150 1.94। इसको आप 900 कर लो, क्या हो गया, हाँ बात बन जाएगी। थोड़े बहुत छोटे मोटे पैसे तो उसे ऊपर नीचे कर दिया करो, बड़े बिजनेसमैन हो आप लोग। अब दूसरे रेट पे हम कन्वर्जन करेंगे। एक करोड़ कितने का था, एक पाउंड कितने का था, 9.538 और 150,000 हमारे पास जो है वो करोड़ है और ये है हमारे पास x। तो x इज इक्वल टू व्हाट, 150,000 डिवाइडेड बाय 9.538। एक स्टेप बीच में मैंने मिस कर दिया, पता चला, बात बनती है यहाँ तक, ठीक हो गया। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 15727। पेमेंट है या रसीट है, रसीट, रिसीव लेस की सूरत में पाउंड कौन से बनेंगे, 15727। ये हमारा आंसर आ गया। ये बात क्लियर होती। अब अगर हम दो रेट पे कैलकुलेशन ना करते, हम पता है क्या करने जा रहे थे कि हमने करोनर लिए तो हमने सेल करने हैं, एक्सचेंज वाले ने बाय करने हैं, और बाय करने हैं तो इस रेट पे बाय करने हैं। उस रेट पे हम अगर मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते तो हम शायद ये अमाउंट ले बैठते। तो जब भी दो करेंसी दो रेट आ जाएं, हमने क्या करना है, दोनों पे कैलकुलेशन करनी है। मीन दोनों पे हमने अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करना है, और अगर हम रिसीव कर रहे हैं होम करेंसी फॉरेन करेंसी दे के तो रिसीव लेस, और अगर हम बाय करने गए हैं पेमेंट करनी है तो फिर होम करेंसी पे मोर। यहाँ तक बात समझ आती है। इसके लिए हुआ क्या, हमने एक अपना गोल्डन रूल बनाया था, पे मोर रिसीव लेस। यहाँ पे दोबारा लिखो गोल्डन रूल। गोल्डन रूल है जी हमारा क्या, पे मोर रिसीव लेस।
अब होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हुए कभी आएगा मल्टीप्लाई का केस और कभी आएगा डिवीजन का केस। ये केस क्या था? डिवीजन का केस। ये केस क्या था? डिवीजन का केस। अगर आप पे मोर की तरफ जा रहे हो, मीन आपने पेमेंट करनी है, फॉरेन करेंसी बाय करनी है, तो आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते वक्त पे मोर किस रेट पे आएगा? हाई पे या लो पे? हाई से मल्टीप्लाई करना है। और अगर डिवीजन का केस हो तो डिवाइड आपने करना है किसे? लो रेट से। ये केस पेमेंट वाला नहीं था, ये केस रिसीव वाला था। और रिसीव लेस की सूरत में अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो फिर मल्टीप्लाई रिसीव लेस हाई रेट पे नहीं, किस पे होगा? लो पे। और अगर आपने डिवाइड करना है तो डिवाइड किस पे होगा? हाई रेट पे रिसीव लेस मिलेगा। और इसमें अगर आप देखो तो आपने डिवाइड किया है और आपकी जो अमाउंट एग्जैक्ट निकली है, आंसर रिसीव लेस, वो कहाँ से निकला है? हाई वाले रेट से या लो वाले रेट से? हाई वाले रेट से। ये पूरा गोल्डन रूल जो है वो कहीं पे लिख लेना है, पे मोर रिसीव लेस। मीन अगर कोई डायरेक्ट आपने कैलकुलेशन करनी है, दो नहीं करनी, तो फिर ये रटा लगाना पड़ेगा। इसको रटा लगाने की बजाय सिंपली पे मोर रिसीव लेस पे आ जाओ। जब भी दो रेट दिए गए हों, दोनों पे कैलकुलेशन करो और देखो कि पे मोर कहाँ से निकल रहा है, वो अमाउंट ले लो, रिसीव लेस इन दोनों में से लेस, ये था तो वो हमारा आंसर आ गया। क्या कह रहा है? ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? बहुत औखी बात नहीं की मैंने, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। अगर हम ये दो कैलकुलेशन ना करें तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पेपर में मिस्टेक करते हैं। रिसीव लेस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, पता नहीं चलता। बस रिसीव लेस हम छोटे रेट पे ही रिसीव करेंगे, क्यों? हम तो सेल करने जा रहे हैं। लेकिन अगर डिवीजन का केस है तो फिर बड़ा रेट यूज। जी नेक्स्ट पार्ट दूसरा क्या है इस क्वेश्चन का? A UK importer buys goods from a Japanese supplier and pay 1 million yen. 1 million yen की पेमेंट है और जापानीज येन टू पाउंड रेट है, मीन एक पाउंड है 1.68650 येन टू 17078 येन। गुड लक एवरीबॉडी, प्लीज मुझे पाउंड निकाल के दे देंगे कितने आपको पे करने, कितने पाउंड आपको पे करने हैं, कैलकुलेट कर देंगे प्लीज। पे मोर।
क्या रेट है? 168.650। कितने येन आपने पे करने हैं? 1 मिलियन बोले तो हम उसे 60 के साथ लिखते हैं। एक्स क्या कहला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है? 168.650 एक्स इज इक्वल टू 1 मिलियन। सो एक्स इज इक्वल टू 1 मिलियन। अगेन डिवीजन का केस आ गया है। क्या कह रहा है? 168.650। सो एक्स क्या निकला? 5929। ओके, राउंड ऑफ कर दिया आपने। ओके, और इधर रेट क्या है? 781 इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास 1 मिलियन येन हमने जो है वो पे करने हैं, और एक्स, और हमारे पास एक्स जो है वो इक्वल आ गया 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 170.781। व्हाट इज एक्स? 5855। सो पे मोर कितने पाउंड? 5929। डिवीजन का केस था। पे मोर डिवीजन का केस था। पे मोर डिवीजन का केस था, तो आपने किस रेट से आपका आंसर निकला? लो वाले रेट से। लेकिन उसको भूल जाओ, इग्नोर दो, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करके देखो कि रिसीव है तो रिसीव लेस कहाँ से निकल रहा है, वो आपका आंसर है। और अगर पेमेंट है तो पे मोर कहाँ से निकल रहा है, वो आपका आंसर है। क्लियर होती बात? हाँ, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2। Azza Limited is UK based company which has the following expected transaction. 1 month expected receipt of $240,000। कंपनी यूके में है, मीन उसकी होम करेंसी पाउंड है, और उसने 1 मंथ में कोई रसीट है 240 की, और 1 मंथ में कोई पेमेंट है 140 की। तो नेट ऑफ कर लें तो क्या होगा? रसीट है कितनी की? 1 मिलियन, अब 100,000 की। क्या कह रहे हैं? 100,000 की रसीट है 1 मंथ में। हाँ, उसी की कैलकुलेशन कर लेंगे। और 3 मंथ्स में एक्सपेक्टेड रसीट है 300,000 की डॉलर में। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट इज 1.7832। 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट डॉलर पर पाउंड इज 1.7850। क्या कह रहा है? डॉलर पर पाउंड मीन एक पाउंड 1.7832 1 मंथ का रेट है, और 3 मंथ्स का रेट क्या है? एक पाउंड 1.7850 डॉलर। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड स्टर्लिंग रिसीट, स्टर्लिंग मीन पाउंड, इन 1 मंथ एंड 3 मंथ्स यूजिंग द फॉरवर्ड मार्केट। मीन उसने नीचे आपको आंसर में कह भी दिया कि आपने रसीट की बात करनी है। दिस मीन 1 मंथ को नेट ऑफ कर देना है कि 240 की रसीट है, 140 की पेमेंट है, तो नेट रसीट कितनी बन गई? 100,000 की। और यहाँ पे तो रेट ही एक एक दिया गया, 2 रेट दिए ही नहीं गए। क्या कह रहा है? 2 रेट दिए ही नहीं गए, तो हम क्या करते हैं? एक ही रेट के थ्रू कैलकुलेशंस कर देते हैं। यहाँ पे कर दूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2। सो 1 मंथ receipt, कैसे आपने निकाली? 240 140, ये डॉलर आपने माइनस कर दिए तो कितनी बनी? 100,000 डॉलर की। क्या कहला? और आपके पास है क्या? डॉलर है और पाउंड है। 1 पाउंड कितने डॉलर की इक्वल है? 1.7832। तो 100,000 डॉलर, और x is equal to what? x is equal to what? x is equal to 100,000 divided by 1.7832। कितना बन गया? 56079। यही आंसर है। क्यों? रेट 2 है ही नहीं, एक ही रेट है।
तो उसी पे कैलकुलेशन कर दी आपने, क्या कह रहा है। उसके बाद क्या है 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स रिसीट में गए तो है ही टोटल कितनी डॉलर, कितने 300,000, तो उसमें भी आपने रखा डॉलर और इधर पाउंड। 1 पाउंड इक्वल है कितने के 1.7850 के, क्या कह रहा है। सो 300,000 डॉलर हैं आपके पास और आपने एक्स निकालना है। सो एक्स इज़ इक्वल टू 300,000 डिवाइडेड बाय 1.7850, तो कितने पाउंड बन गए आपके पास 16 क्या कह रहा है, इजी क्योंकि रेट ही था। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को एज ए होमवर्क दे दूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एज ए होमवर्क दे दूँ। चलिए आज वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 1 2 पहले जाके करना है आज दोबारा से, फिर क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करना है। होपफुली कल आगे चलेंगे। कोशिश करें प्लीज़ एक टाइम टेबल जो आप लोगों ने बना लिया है कल से नहीं आज से उसे फॉलो करना शुरू कर दें। डेली का काम डेली साथ साथ करते जाएं। एवरी वीक हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा और बड़ा स्ट्रिक्टली हुआ करेगा। हाँ डेली का काम साथ साथ चल रहा है तो टेस्ट का सुनते ही हमारी शक्ल ख़राब नहीं हुआ करेगी, स्टेबल रहा करेगी। कोई बात नहीं, प्रिपेयर है सब कुछ, रिलैक्स रहेंगे आप। अदरवाइज़ टेस्ट का नाम सुनते ही मुझ पे गुस्सा आने लग जाएगा, क्या मतलब टेस्ट। तो टेस्ट देना है हमने, पेपर पास करने के लिए ज़रूरी है। कल मिलते हैं।